Hello everyone, welcome to Easy Humanities. This is the fourth part of the chapter Challenges of Nation Building. तो आज हम बात करेंगे इंडिया के इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की, जो पार्टीशन और प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के बाद एक नई चैलेंज बन गई थी। नेशनल यूनिटी को इंटैक्ट रखते हुए लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्लूरैलिटी को रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का सवाल नहीं था, इट वॉज अबाउट शेपिंग द आइडेंटिटी ऑफ स्टेट्स। कॉलोनियल एरा में स्टेट बाउंड्रीज कैसे बनती थी? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, या फिर वो डायरेक्टरीज जहाँ ब्रिटिशर्स ने एनेक्सेशन किया था? नेशनल मूवमेंट ने इन आर्टिफिशियल डिविजन्स को रिजेक्ट कर दिया और लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को प्रॉमिस किया था एज द बेसिस फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर सेशन में इस आइडिया को अपनी पार्टी स्ट्रक्चर में इंक्लूड भी किया, जैसे कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ को लिंग्विस्टिक जोन्स के हिसाब से डिवाइड किया गया था, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को फॉलो नहीं करती थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद एक नई टेंशन सामने आई। लीडर्स को लगा कि अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स कार्व की गई तो डिस्ट्रप्शन और डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। साथ ही देश के सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस पे से ध्यान हटा सकता था, और अभी तो पार्टीशन का ट्रॉमा भी फ्रेश था, इसलिए लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोगों का पेशेंस ख़त्म हो रहा था। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ के लोग, जो मद्रास प्रोविंस का हिस्सा थे, सेपरेट आंध्र स्टेट की डिमांड कर रहे थे। इस मूवमेंट को विशाल आंध्र मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, और इसके लीडर थे पुट्टी श्रीरामुलु, जो एक वेटरन गांधीयन और कांग्रेस लीडर थे। उन्होंने 56 दिन की इनडेफिनिट फास्ट की, जो उनकी डेथ पर ख़त्म हुई थी। इसके बाद आंध्रा रीजन में अनरेस्ट और वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, जिसमें पुलिस फायरिंग में लोग इंजर्ड और कुछ शहीद हो गए। मद्रास में लेजिस्लेटर्स ने प्रोटेस्ट के तौर पर रिज़ाइन भी किया। फाइनली 1952 में प्राइम मिनिस्टर ने सेपरेट आंध्र स्टेट के फॉर्मेशन का अनाउंसमेंट कर दिया। ये मूवमेंट एक माइलस्टोन था, जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के एरा की शुरुआत बन गया। और आंध्र स्टेट के फॉर्मेशन के बाद बाकी स्टेट्स भी लिंग्विस्टिक लाइंस पर रीऑर्गेनाइज होने की डिमांड करने लगी। ये प्रेशर इतना बढ़ गया कि 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये एक्सेप्ट किया कि स्टेट बाउंड्रीज डिफरेंट लैंग्वेजेस के बाउंड्रीज को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिससे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का क्रिएशन हुआ। अर्ली ईयर्स में लीडरशिप का सबसे बड़ा कंसर्न था कि लिंग्विस्टिक स्टेट से नेशनल यूनिटी को खतरा हो सकता है। लीडर्स को लगा कि ये सेपरेटिज्म को फोस्टर कर सकता है और नए फाउंडेड नेशन पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकता है। लेकिन पब्लिक प्रेशर के कारण लीडरशिप ने लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फेवर में डिसीजन लिया। आइडिया ये था कि अगर रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम्स को एक्सेप्ट करेंगे तो डिवीजन और सेपरेटिज्म का थ्रेट रिड्यूस होगा। अगर हम आज देखें तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फॉर्मेशन को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है। ये क्लियर है कि लिंग्विस्टिक स्टेट से डिसइंटीग्रेशन नहीं, बल्कि नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन हुई। जैसे कि एनसीईआरटी मेंशन करता है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। इसका मतलब है कि इंडिया ने एक ऐसा डेमोक्रेसी मॉडल चूज़ किया जो प्लूरैलिटी को एक्सेप्ट करता है, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन या इलेक्शन फॉर्मेट नहीं। डेमोक्रेसी यहाँ अलग अलग आइडियाज़ और लाइफस्टाइल को अकोमोडेट करती है, चाहे वो अपोजिशनल ही क्यों ना हो। और लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का एक और बेनिफिट था, पॉलिटिक्स और लीडरशिप एक छोटी इंग्लिश स्पीकिंग एलीट तक लिमिटेड नहीं रही। अब आम लोगों के लिए भी पॉलिटिक्स और पावर के डोर ओपन हो गए। ये एक डेमोक्रेटिक इंक्लूजन का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करके यूनिटी बिल्ड करता है। तो ये था हमारा चैप्टर। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के PYQs। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग विद इजी ह्यूमैनिटीज़।